बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। 12 फरवरी तक इमरान खान या तो नाअहल हो जाएंगे या फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा दावा किसका है और पीटीआई एपेक्स कमेटी से क्यों भागी और जो है वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से में शिरकत क्यों नहीं करना चाहती, और अगर करना चाहती है तो किस शर्त पे करना चाहती है, इस पर भी हम बात करेंगे कि पीटीआई ने मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में कितने दहशतगर्दों को आबाद किया। ये एक इंतहाई अहम मामला है और आइंदा हफ्ता जो है यानी जो है वो पीर से इलेक्शन कमीशन और अदलिया और इमरान खान, इनके बीच में जो तनाव रहेगा वो उससे कौन से नतायज अखज़ किए जा सकते हैं। तो और इसके अलावा इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन जो मैं आपको सबसे पहले देना चाह रहा हूँ वो ये है कि नाजरीन, कराची में गवर्नर की तब्दीली का वक्त आया चाहता है। यानी कामरान टिसोरी मौला अली का कौल है कि डरो उसके शर से जिसने आपके साथ अच्छाई की हो। कामरान टिसोरी जो कल तक मुत्तहदा की टूट फूट का सबब बना और फिर उसी ने ही जो है वो जो पहले मुत्तहदा के किसी भी ग्रुप के लिए काबिल कबूल नहीं था और फिर वो काबिल कबूल भी हो गया, उसके गुनाह भी धुल गए, उसको वो जो है वो एक लॉन्ड्री से रिफाइन भी हो गया और उसके बाद उसको गवर्नर भी नामजद कर दिया गया और फिर गवर्नर तैनात भी हो गए। लेकिन इसके बाद सबसे जो अहम चीज हुई वो ये कि कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस और गवर्नर के अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए उसको एक सियासी अखाड़ा बनाया एक लिसानियत की बुनियाद पर, और लिसानियत को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हुए मुत्तहदा की तमाम जो धड़े थे उन सबको यकजा करने की मुहिम चलाई और फिर उसमें उनको कामयाबी भी नसीब हुई। और आज जब कामरान टिसोरी को कामयाबी नसीब हुई तो उसके बाद अब वही कामरान टिसोरी MQM के लिए नाकाबिले कबूल बन गए हैं और कराची सिंध में एक बार फिर जो है वो गवर्नर की तब्दीली के जो मामलात हैं वो जेर बहस आ चुके हैं। अब नया जो है वो गवर्नर कौन होगा, इसके हवाले से नाज़रीन आपको इंतहाई जो है वो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूं कि मुस्तफ़ा कमाल को कामरान टिसोरी की जगह गवर्नर बनाए जाने का इम्कान बढ़ गया है और इस हवाले से मुशावरत भी जो है वो पसे पर्दा तेज हो गई है और इस हवाले से मैं मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत का अमल शुरू हो चुका है और ये भी एक तवक्को जाहिर की जा रही है कि मुस्तफ़ा कमाल रवां माह के आखिर तक गवर्नर का हलफ उठा सकते हैं। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चलें कि जो कामरान टिसोरी है वो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में गवर्नर सिंध का उन्होंने हलफ उठाया था और मेरे ख्याल में कि अब अक्टूबर से भी पहले कामरान टिसोरी अपनी बोरे बिस्तर बांध के और गवर्नर हाउस खाली कर देंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तुर्किया के दौरे पर गए हुए हैं और उनको पता नहीं है कि उनके दौरे के बावजूद उनके पीछे कौन सी साजिशें हो रही हैं या उनको हटाने के लिए कौन से हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, कामरान टिसोरी गवर्नर तैनात होने से पहले MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर थे, जबकि शुरू में जब कामरान टिसोरी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो पीटीआई में अपना MQM में एक तहलका मच गया था और इख्तलाफात हो गए थे और फारूक सत्तार अपना जो है वो बिस्तर उठाकर भाग गए थे। लेकिन फिर वही फारूक सत्तार और वही सारी MQM की क़यादत यकजा हो गई। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज MQM की जानिब से जो है वो एक सर्कुलर जारी किया गया और उस सर्कुलर के मुताबिक जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को सीनियर डिप्टी कन्वीनर का ओहदा दे दिया गया है। यानी अब मुस्तफ़ा कमाल MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे। तो ये
बड़ी जो है वो अचीवमेंट है या बड़ी ब्रेक थ्रू है कि मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम पाकिस्तान में न सिर्फ शामिल हुए, जो कल तक कहते थे कि हमारे लिए ओहदे नहीं जो है वो मकासद का हुसूल अहमियत रखता है, तो बहरहाल उनको आज सीनियर डिप्टी कन्वीनर का ओहदा दे दिया गया है। नाज़रीन, पीएसपी जो है वो उसको मुख्तलिफ मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहल चले, क्योंकि मुज़ाकरात का अमल इसलिए भी ज़रूरी था कि इससे पहले पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान एक तो शदीद इख्तलाफात थे। नाज़रीन, एमक्यूएम और पीएसपी के दरमियान जो इंज़माम हुआ था वो गुज़िश्ता महीने बल्दियाती इंतखाबात से पहले हुआ था, और जिसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकाट कर दिया था, और अब मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नर सिंध बनाए जाने के हवाले से बातचीत हो रही है। ये एमक्यूएम के अहम ज़राए ने इसकी तस्दीक की है, और ये भी तस्दीक की है कि कहा है कि फैसला अभी हतमी तौर पर नहीं हो सका, ताहम फैसला जो है वो इस हवाले से यकीनन राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा और उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और अपना जो गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, उससे जो एमक्यूएम ने राह फरार अख्तियार की, उसके असबाब क्या हैं, और मुफ्ती सईद को कोर कमेटी का मेंबर क्यों बनाया गया। और इससे पहले मैं एक इंतहाई अहम खबर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले खान की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि टेरियन केस में इमरान खान हलफनामा अदालत में जमा नहीं करवा रहा। ज़िमनी इंतखाबात में कागजात नामजदगी में बेटी लिख नहीं सकता, सिर्फ इसलिए फितना इमरान खान न्याजी इलेक्शन से भागा है। ये 12 फरवरी तक या तो नाअहल हो जाएगा या फिर गिरफ्तार हो जाएगा। नाजरीन, इमरान अपना साबिक वज़ीर आज़म अपना नवाज शरीफ की तरफ से इस किस्म का बयान आना अपने आप में इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत, मैंने कहा कि जो है वो 3 तरफों से चलाई जा रही है। एक वज़ीर आज़म हाउस से चलाई जा रही है और एक इसहाक डार चला रहे हैं, और इसहाक डार को सरपरस्ती हासिल है नवाज शरीफ की, तो जितने भी अहम और बड़े फैसले होते हैं उनसे मुतालिक लंदन में मुशावरत हर हाल में होती है। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई और जो है एपेक्स कमेटी से क्यों भागी और पब्लिक अपना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा रही। नाजरीन, उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि पीटीआई वो जमात है जो जिसकी सहूलतकारी जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे, और उनकी सहूलतकारी का नतीजा ये निकला कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने मजमूई तौर पर 35,000 से जायद टीटीपी के लोगों को जो है वो और उनके खानदानों को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद किया। फिर उन्होंने खानदानों को छोड़कर जो फाइटर्स थे या जो टेररिस्ट थे वो मुनज़्ज़िम हुए, क्योंकि उनको वहां पर मुंतकली के बाद रीसेटलमेंट के हवाले से उनको भारी जो है वो रकूम दी गई, उनको पैसे दिए गए, और उनके साथ जो है वो एक फॉर्मेलिटी के मुआहदे किए गए जंग बंदी के नाम पर, लेकिन बाद में यही टीटीपी हमारे लिए दर्द सर बन गई। नाज़रीन, बात सिर्फ 35,000 टीटीपी के जो है वो टेररिस्ट को यहाँ पे आबाद करने पर ख़त्म नहीं होती। मामला ये भी है कि जो है वो सानिया अपना आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद पेशावर पुलिस लाइन में होने वाला धमाका सबसे बड़ा अहम और ख़तरनाक सानिया था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस हवाले से जो पीटीआई का जो बिहेवियर था वो हैरान कौन था। जिस दिन धमाका हुआ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर फौरन जो है वो पेशावर पहुंचे। पेशावर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया, जाए वक़वा का मुआयना किया, और हॉस्पिटल्स गए, जख्मियों से मिले, और शोधा के जो जनाजे थे उनको कांधे दिए। लेकिन असद के सर परवेज खटक, इमरान खान, महमूद खान, ये केपीके में होने के बावजूद न तो किसी हॉस्पिटल गए, न तो जो है वो किसी जाए वक़वा पर गए, न उन्होंने कोई इसकी खैर खबर ली। जबकि सिंध के वजीर आला ने
وہاں جا کے اور وہاں کی خیریت دریافت کی، لیکن جو پنجاب اپنا KP کے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان لاپتہ تھے اور لاپتہ ہیں، جبکہ ANP جو ہے وہ دن رات اپنی ان کے جو ANP کے جو کارکنان تھے دن رات اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح یہ گزشتہ روز ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں جو اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ اب جدید خطوط پر استوار کیے جانے کے معاملے سے ایک بھاری رقم خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت CTD کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پشاور میں تعینات کیا جائے گا، اور وہیں پر ہی جو ہے وہ نیکٹا کو بھی شفٹ کیا جائے گا، اور CTD کو نہ صرف شفٹ کیا جائے گا بلکہ انتہائی جو ہے وہ اس کو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی، اور سب سے زیادہ اہم جو معاملہ ہے، لاہور سے بھی زیادہ جدید جو ٹیکنالوجی فراہم کی جائے گی وہ کی جائے گی فرانسک لیب جو پشاور میں قائم کی جا رہی ہے، یعنی جو ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق جو فرانسک لیب قائم ہوگی وہ انتہائی جدید ہوگی، اور پشاور سیف سٹی جو کو بھی جو ہے وہ اس کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی فیصلہ پہ عمل درآمد فوری طور پر کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا ایک جنگ کی صورتحال سے گزر رہا ہے، تو اس لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اپنا پشاور میں جو سیف سٹی پروجیکٹ ہوگا اس کے لیے انتہائی جدید پروگرام اور انتہائی جدید سافٹ ویئر یوز کیا جائے گا، جس کے ذریعے چلتے پھرتے لوگوں کو آپ ان کے چہرہ دیکھ کر ان کا سارا ڈیٹا اور ان کی جو تمام تفصیلات، ان کے کیسز ایک لمحے میں آپ کی اسکرین پہ آ جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین جو ہے نیشنل الیکشن پلان پر بھی غور کیا گیا، لیکن نیشنل الیکشن پلان کی حتمی منظوری آل پارٹیز کانفرنس میں دی جائے گی۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مفتی سعید کو آخر جو ہے وہ PTI کی کور کمیٹی میں کیوں لیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مفتی سعید وہ شخص ہے جنہوں نے عمران خان کا ریحام خان کے ساتھ دوران عدت نکاح پڑھوایا، اور اس کے بعد پھر عدت پوری ہونے کے بعد پھر دوبارہ نکاح پڑھوایا، اور یہی پروسیجر بشرا بی بی کے ساتھ اڈاپٹ کیا گیا، یعنی بشرا بی بی کا نکاح بھی فاسد تھا اور وہ بھی عدت کے دوران ہوا، اور اس کے بعد پھر خاموشی سے نکاح پڑھوایا گیا۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ آئندہ ہفتہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے لیے تناؤ کا ہوگا، کیونکہ عدلیہ الیکشن کمیشن سے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تاریخ چاہتی ہے، اور الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے اور گورنرز کی ہے، اور گورنر جیسے ہمیں تاریخ دیں گے ہم آپ کو دیں گے، اور خیبر پختونخوا کا گورنر کہتا ہے کہ صوبے میں اس وقت امن و امان کی صورتحال ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ ہم بلدیاتی اپنا انتخابات کی طرف صوبہ انتخابات کی طرف جا سکیں، اور جبکہ پنجاب کے گورنر نے باقاعدہ لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو اور جو ہے وہ اسپیکر سبطین خان کو کہ جی انتخابات کی تاریخ کے تعین کے لیے ایک اتفاق رائے قائم کیا جائے، اور اس حوالے سے مشاورت کا عمل شروع کیا جائے، اور مشاورت کے بعد کسی کوئی تاریخ حتمی دی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آئندہ ہفتے عمران خان کے انتہائی اہم کیسز بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہوں گے، اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج شیخ رشید کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا، اور اس وقت شیخ رشید کی کراچی منتقلی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید کو عدالت میں پیشی کے بعد کراچی سندھ پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے یا نہیں، یا پھر سپریم کورٹ سے کوئی ایسا یا پھر سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایسا آرڈر آ جاتا ہے کہ جس کے تحت شیخ رشید کی منتقلی روکی جا سکے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔